जो सुनाने वाली हूँ, मेरा दावा है आप सुनेंगे तो चकरा जाएंगे। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? तो तैयार हैं आप? बस एक ख्याल रखिएगा कि मैंने मेहनत की है, अब आप भी पेन पेपर ले लीजिए और 3 संस्थाओं के नाम इस वीडियो में आएंगे, तो पेन पेपर लेना आप लोगों के लिए थोड़ा आवश्यक हो जाता है। तीनों के वरिष्ठ पदाधिकारी कॉमन है, एक को बेचना है, दूसरे को खरीदना है और तीसरे को इसे खरीदने के लिए लोन देना है। अब इसे आराम से समझिएगा। नेहरू जी नंबर 1 पर आते हैं। नेशनल हेराल्ड नामक अखबार 1930 में शुरू किया। धीरे धीरे इस अखबार ने 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली। आश्चर्य की बात है कि इतनी संपत्ति अर्जित करने के बावजूद सन 2000 में यह अखबार घाटे में चली गई और इस पर करोड़ों का अब कर्जा हो गया। नंबर 2, नेशनल हेराल्ड की तत्कालीन डायरेक्टर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा ने इस अखबार को यंग इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी को बेचने का निर्णय लिया। नंबर 3 आते हैं। अब मजे की बात, जो जानिए यंग इंडिया के डायरेक्टर्स थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा। यानी कि जो लोग नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर थे उनके अलावा एक और आदमी ऑस्कर फर्नांडिस, बस सेम डायरेक्टर्स इन बोथ कंपनी, बिल्कुल सेम। अब डील क्या है? तो डील जानते हैं। अब दिलचस्प तो ये होगा ना कि डील क्या हुई इनके में। डील ये थी कि यंग इंडिया नेशनल हेराल्ड ने 90 करोड़ के कर्ज को चुकाएगी और बदले में 5000 करोड़ की अचल संपत्ति यंग इंडिया को मिलेगी। इस डील को फाइनल करने के लिए नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर मोतीलाल वोरा ने तत्काल यंग इंडिया के डायरेक्टर मोतीलाल वोरा से बात की, क्योंकि वह अकेले ही दोनों कंपनियों के डायरेक्टर्स थे। अब यहाँ एक और नया मोड़ आता है कि 90 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए यंग इंडिया ने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ का लोन मांगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई, मैंने बोला था पेन पेपर ले लीजिएगा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के महासचिव शामिल हुए। और ये वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ लोग कौन थे? फिर से वही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा। यानी कि अगेन वही लोग, फिर से वही लोग। कर्ज मांगने वाला, वही कर्ज देने वाला और वही कर्ज पर विचार करने वाले, डिस्कस करने वाले भी वही थे। कांग्रेस पार्टी ने लोन देना स्वीकार कर लिया और इसको कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ने पास भी करा दिया और यंग इंडिया के डायरेक्टर मोतीलाल वोरा ने भी ले लिया और आगे नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर फिर से मोतीलाल वोरा को खुद दे दिया। समझ में आया कुछ? पेन डाउन कीजिए, नाम एक ही है। यानी कि मोतीलाल वोरा ने लोन पास किया, मोतीलाल वोरा को वो लोन मिला और ताकि वो मोतीलाल वोरा को 90 करोड़ दे सके, मतलब खुद को दे सके। अभी कुछ और मजा बाकी था। अब कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग और बुलाई जिसमें सोनिया, राहुल, ऑस्कर फर्नांडिस और वोरा साहब फिर से सम्मिलित हुए। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि नेशनल हेराल्ड ने आजादी की लड़ाई में बहुत सेवा की है, इसलिए उसके ऊपर 90 करोड़ का कर्ज को माफ कर दिया जाए और इस तरह 90 करोड़ का छोटा सा कर्ज, सिर्फ 90 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया। और इस तरह से यंग इंडिया, जिससे 36% शेयर सोनिया और राहुल के हैं और शेष शेयर ऑस्कर फर्नांडिस और वोरा साहब के हैं, को 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल जाती है, जिसमें एक 11 मंजिल की बिल्डिंग जो बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली में है और उस बिल्डिंग में कई हिस्सों को अब पासपोर्ट ऑफिस सहित और ऑफिसेस को किराए पर दे दिया गया है। इसको कहते हैं राख के ढेर से महल खड़ा कर लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसी नेशनल हेराल्ड केस में 5000 करोड़ रुपए के घोटाले में जमानत पर हैं। ये वही केस है। आप कहेंगे कि मामला क्यों सुना रही हूँ? आज तो इसलिए बता दूं कि यही मामला है जिसमें ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ समन जारी किया है। ईडी का समन अभी आपने न्यूज में देखा होगा, जारी होना और सोनिया गांधी के कोविड से संक्रमित हो जाना वो एक साथ बहुत अटपटा सा संयोग है, या यूं कहें कि ये होना ही था। इसमें तय था कि कोरोना हमेशा बचा लेता है। दाल में कुछ काला है क्या? वैसे पूरी यहाँ पे दाल काली है मित्रों। कांग्रेस के अंदर खाने में डर का इतना बड़ा बवंडर है कि सोनिया गांधी को मीडिया से कहना पड़ रहा है कि इंदिरा गांधी की बहू हूँ, किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। वैसे तो बस हवा निकल गई। एक बात बताऊं मैडम, इंदिरा इज इंदिरा एंड इंडिया इज
इंदिरा अब बहुत पुरानी हो गया, कुछ नया बोलिए, ये नहीं चलेगा। इंदिरा इज नॉट इंडिया एक्चुअली। दो दौर था और वो दौर कुछ और था जो निकल गया। कोरोना संक्रमण से ठीक हो जाइए, फिर आपको ईडी बाहर दस्तक और दरवाजे पे खड़ी मिलेगी और वो आपका इंतजार करेगी। वाकई मैं अब आती हूँ आपके इस तत्कालीन सरकार पे, अभी जो सरकार है, मेरा सवाल सिर्फ उनसे है कि जैसे उन पे बार बार ये लांछन लगाए जाते हैं कि क्यों हमेशा चुनाव के वक्त ही सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग करती है भाजपा सरकार। आखिर क्यों? जब बंगाल इलेक्शन थे उस वक्त ईडी, सीबीआई हर कोई ममता बनर्जी के भतीजे के पीछे था। बुआ भाईपो चल रहा था, हर तरीके की जांच पड़ताल हो रही थी। जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं वहां से ईडी और सीबीआई और हर सरकारी एजेंसी का लुप्त हो जाना और फिर सब कुछ शांत हो जाना। ये अलग बात है कि भाजपा पार्टी के वजह से 150 से कहीं अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवाई, पर उस पे बीजेपी ने चूं शब्द नहीं बोला। फिर से जब चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव के वक्त एक बार फिर से सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करना, ये जो मैं आपको कहानी बता रही हूँ, वो हकीकत बता रही हूँ, इतने बड़े घोटाले के इस बारे में जो मैं आपको आज वारदात सुना रही हूँ, ये कोई कल परसों या बीते हुए कल की कहानी नहीं है दोस्तों। कई वर्ष बीत चुके हैं इस पूरे वारदात को। आज एजेंसी का इस्तेमाल करके फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ऐसी कदम उठा रही है। तो क्या जब से 2014 से मैं कहूँ 2014 से या इससे पहले जब हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त भी ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए? आखिर क्यों? ये जनता के पैसे हैं, मेरे और आपके पैसे हैं, टैक्स के पैसे थे और इन पैसों पे मेरा, आपका और भारत की जनता का अधिकार था। तो फिर क्यों चुप है सरकार? चाहे वो कोई भी पार्टी हो, स्पेशली मैं कहूंगी बीजेपी की पार्टी, जो हमेशा से जिनके ऊपर ये बात लगाई जाती है और हमेशा ये बात होती है कि चुनाव के वक्त सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। और मैं इस बात को लेकर पूर्ण सहमत हूं। सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता जरूरी है, कुर्सी जरूरी है और उन्हीं कुर्सी और सत्ता को बचाने के लिए और उनका इस्तेमाल करके एक चुनाव के वक्त जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। ये कार्यवाही उस वक्त क्यों नहीं की गई जब आम दिन थे? चुनाव के दिन क्यों माहौल बदल दिया जाता है? इसीलिए जनता भी अब आपको सीरियसली लेना बंद कर चुकी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, ये सारी रिस्पेक्ट, सम्मान, हिंदू मुस्लिम और सेंट्रल एजेंसीज वाले खेल पुराने हुए। सत्ता में रहने हैं तो नए पैतरे अपनाइए, क्योंकि हम समझते हैं राजनीति में चाहे कोई भी हो, सत्ता में चाहे कोई भी हो, आपकी कूटनीति अब हमारे समझ में ना आए, वो वक्त गया। और ये हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू भी चुनाव के वक्त ना करें। और ये आप नहीं करते, जागरूक हमारे सनातन भाई बहन हो चुके हैं तो उनके हवाले छोड़ दे। हमें अपना धर्म बचाने आता भी है और कैसे बचाना है हम जागरूक हो भी चुके हैं। बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि इतने बड़े घोटाले के बाद जो घोटालेबाज है उसे तो हमने किक मार दिया है, वो अब वापस नहीं आएगी। जो बात हुई थी कांग्रेस मुक्त भारत की, वो लगभग तय है और वो हो चुकी है और वो क्षण वो दूर नहीं कि बहुत जल्द संपूर्ण भारत कांग्रेस मुक्त होगा। लेकिन बीजेपी के लिए ये आने वाले कल का एक इशारा नहीं है कि क्या जनता इतनी नासमझ है जितना आप हमें समझते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि इतने बड़े घोटालेबाज कांग्रेस पार्टी को लेकर आपका क्या कहना और इन घोटालों का चुनाव के वक्त ही छानबीन जो बीजेपी करवाती है एजेंसी का इस्तेमाल करके, उसके बारे में क्या कहना है। जैसे आपको पता है यहाँ पे हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता को अंजाम देते हैं, क्योंकि हमें किसी पार्टी से कोई दरोकार नहीं, हम वही बताएंगे जो सिर्फ सच होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।